अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, एससीओ की मीटिंग के बाद इस्लामाबाद जो है वो आज फिर उसमें काफ़ी हलचल रही। और इस्लामाबाद की जो यहाँ पर जो ज़्यादा आज डिस्कस हो रहा है वो आइनी तरमीम है, जो कि आइंदा 1-2 रोज़ में टेबल हो जाएगी। और आइनी तरमीम में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन बनेगा चीफ जस्टिस, कैसे बनेगा चीफ जस्टिस, आइनी बेंच के हवाले से बात हो रही है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, वो ये है कि हमें हमारे जो ज़राए हैं, उन्होंने बताया कि अदलिया के कुछ जो एक बड़े जो है नाम है, उनकी कोई मुलाकात हुई है एक इंटेलिजेंस के आला अफ़सर के साथ भी। तो ख़ैर, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो आइनी बेंच है, उसके हम पर हम बात करते हैं कि ये आइनी बेंच जो है, इसकी तजवीज़ आई है आइनी अदालत से। ये आइनी बेंच जो है वो बन रहा है। तो नासिर साहब, ये आइनी बेंच जो है वो करते-करते कोई ये आइनी डिवीज़न बेंच ही ना बन जाए 2 रुकन का। तो ये क्या है इसकी कंपोज़िशन, जो आइनी बेंच है वो क्या होगी उसकी कंपोज़िशन? शुक्रिया असद साहब। सब पहले एक तो शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा है, हो सकता है मैंने आपके प्रोग्राम में हम आपस में यही बात कर रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन सकेगी, क्योंकि इसमें जो ज़रूरत है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ मान रही थी, लेकिन अब वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे आ गई है। हुँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, तो लग बज़ाहिर ऐसा ही रहे, लेकिन क्योंकि अभी ये चीज़ फाइनलाइज़ नहीं है, अभी भी मीटिंग्स जारी हैं हो और सकता है लगता है कोई कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हाँ, बन भी जाए। नहीं हो ये 19 तारीख तक सुना है टेबल होगी, लेकिन सुनने में जो आ रही है, कुछ समझ में आ रही है बातें, जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, कुछ हंच है ये वो, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहा है जो कि 5 मेंबर बेंच का होगा, और वो उसमें सीनियर जो जजेस होंगे 1 से लेके 5 तक वो बैठा करेंगे। तो आपको याद है ये चीफ जस्टिस जब आसिफ सईद खोसा साहब थे, उस ज़माने में ये एक प्रपोज़ल आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए, जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो पिटीशंस आती हैं 184(3) के ऊपर या इस तरह के मैटर्स जो होते हैं, अहम होते हैं, तो वो सुना करे, ताकि कोई बंदा किसी के ऊपर उँगली ना उठा सके कि जी आपने अपनी मर्ज़ी के जजेस बिठा दिए और मतलब इस तरह की तो बातें। अब मुझे ये बताइए कि उसकी कंपोज़िशन क्या होगी? कि क्या चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो एक ही होंगे? या उस आइनी बेंच का कोई अलग जो है वो अच्छा, सरबराह ये होगा? चीज़ें अभी क्लैरिटी नहीं है, हुँ। लेकिन जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, अ, वही उसको हेड करेंगे और उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 बैठेंगे। लेकिन मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ कि ये अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये अभी भी अंडर डिस्कशन है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एज़ वेल एज़ हाई कोर्ट्स में भी ये बन जाएँगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे मखसूस। अब स्ट्रेंथ में कमी-बेशी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में शायद 5 रहे, हाई कोर्ट में शायद उनके 2 हो या स्ट्रेंथ के 4 हिसाब हो। से होगी। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में हो जाए कि हर जज जो है ना, कोई भी जज ना हो सुने। पता हो कि जी जब भी कोई पिटीशन 199 में अगर आई हाई कोर्ट में या 1843 में आई सुप्रीम कोर्ट में, तो सबको पहले से पता हो कि यही में बेंच सुनेगा। तो इसमें तो ना साहब ये है कि उसमें फिर कैसे आप उसमें देखेंगे, बाज़ जजेस होते हैं जिनके बारे में ये ख़्याल होता है कि ये एक मख़सूस फ़ैसला देंगे, ये एक मख़सूस जो है हालात के तहत, और बाज़ उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी होती है कि वो उसके तहत भी दे सकते हैं फैसला। तो अगर उसमें मखसूस कर दिया जाएगा तो फिर तो बात तो उधर ही रहेगी। कल साके मिसाल टाइप का कोई जज आ गया चीफ जस्टिस, तो वो तो ऐसी की तैसी फेर देगा आईनी बेंच देखें, की। ये जो आपने एप्रीहेंशन शो की है ना, जो फ़ियर शो की है, ये तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई, वहाँ भी यही होगा। बात असल ये है कि ये नहीं, जो उसमें ये होगा, उस वो तो अलग होगी और सुप्रीम कोर्ट अलग होगी। देखें, बात तो वही है ना, अगर एफसीसी बनती है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है, तो उसमें भी अगर इसी तरह के कोई जज आ गया, तो उसके डिसीजन की अपील तो कोई नहीं होगी ना, वही रिव्यू हो सकता है, लेकिन अपील तो नहीं होगी ना। मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे वकील हजरात है ना, वो बजाय पॉलिटिक्स करने के, अगर वो तैयारी करके आ जाए, तो वो किसी भी जज को कन्विंस कर सकते हैं कि ये डिसीजन इस तरह आना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने ब्रीच की है, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट को खराब किया है, या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है पिटीशन, या मतलब कोई अमेंडमेंट या कुछ भी है। तो कहने का ये मकसद है, वकीला जो है वो तैयारी करके आए, बजाय ये कि मुंह उठा के आ जाते हैं
आपको पता है कि आप भी बैठते हैं और हम मैं भी देखा कि हमारे बहुत सारे जो वकील हमारे दोस्त भी हैं, वो बगैर तहरीर के आते हैं और फिर वो सारा इल्ज़ाम जजेस पे डाल देते हैं। अच्छा ना साहब, एक चलें, ये तो अभी डिस्कशन चल रही है, हाँ, चीजें अभी ये सामने आ फाइनल जाएंगी इनमें से कुछ। कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो चीजें अभी हमने सामने कुछ आ रही हैं वो ये है कि वो जो जजेस थे, जो कि जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा था, बल्कि वो अ, आपने देखा होगा कि वो हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया है पिछले कोई 5 7 8 महीने में। तो सुना है अब कि वो कोई उनकी तरफ से सफेद झंडी जो है झंडा लहराया गया है कि भाई देखिए हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, कोई पैगाम दिया गया है कि भाई हमने जो है वो मिस एडवेंचर नहीं होगा, शाह साहब को जो है मंसूर शाह साहब को आप चीफ जस्टिस बनने दें। देखिए मैं आपने थोड़ा-सा ज़िक्र भी कर दिया और बात असल ये है कि लग ऐसे ही रहा है कि अब होगा भी ऐसे ही कि एडवेंचरिज़्म की तरफ अब कोर्ट नहीं जाएँगी। अब ये सिर्फ़ खालिस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कशन हुआ करेगी अनलेस एंड अंटिल गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा काम कर दिया हो जिसमें फंडामेंट जो बुनियादी हकूक है वो सलब कर लिए हैं या कोई बहुत ही शदीद किस्म का काम होगा तो वो इन लेकिन इस पे यानी कौन इंश्योर करेगा? अब तो जज तो देखे, वो तो जज को तो आप नहीं रोक सकते। यहाँ पे आप देखें बात हाई कोर्ट के सुने जजेस को नहीं रोक सकते, वो कभी लेटर लिखते हैं, कभी क्या करते हैं, देखें कभी डीजीआईएसआई को बुला अगर आप लेते हैं, कभी देखें सीधे डीजीआईएमआई लीगल को मैटर्स बुलाते पे हैं। रहे ना हाँ, तो ये जो आप फियर मैंने बताया ना जो आप कर रहे हैं तो वो तो एफसीसी में भी हो सकता है ना जिसकी गारंटी तो कुछ भी नहीं है तो कहने का मेरा मकसद है कि अगर आप लीगल प्लेन में रहें कोई पंगेबाजी ना करें हुकूमतें उल्टी सीधे काम ना करें तो किसी को जरूरत नहीं है वो चलता नहीं, रहेगा लेकिन आप देखिए कि जुडिशरी जो है वो हर आप देखें कि जो शोबा जिंदगी है उसके अंदर घुसी हुई है। देखिए अब मैं आपको आपने एजुकेशन में आपकी जो है वो माइंस तक जो है उसमें जनाब वो करती रही है, हेल्थ के सेक्टर में, डैम मतलब स्टैंड बना डैम्स दिया डैम्स बना दिया देखिए ना ये। रिकोटेक में आपने क्या पाकिस्तान को कितने हैवी बहुत ही हैवी किस्म एनर्जी के शोबे में एक्सपर्टी इनकी होती नहीं है। देखें, मैं आपको बताऊं कि जो नंबर जिसके काम आते हैं ना बच्चे के, जिसको कहीं और एडमिशन नहीं मिलता, वो उसको ये होता है कि वो वकील बन जाता है। नॉर्मली हमारे इस तरह से होता है, वो वकील बन जाता है, फिर उन्हीं में से जो है वो जज बन जाते हैं। देखिए तो बात अब असल है वो कि जो है वो आप बात ध्यान असल में है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को वो चोर दरवाजों से गवर्नेंस की जो है वो तरफ वो आते हैं। अब अगर हुकूमत ये गवर्नेंस वाले दरवाजे बंद करने लग रही थी, कर रही थी, तो उस पर इतना ज्यादा एहतजाज। देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर सैयद मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, जो लगे भी रहे बन जाएँगे, तो वो ही विल बी अ रिफॉर्मिस्ट। तो उन सबसे पहले तो फ्रिवोलस पिटीशन वैसे वो काफी अरसे से रिफॉर्म, हाँ, हाँ। जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर इसमें कर जो रहे हैं। सबसे पहली बात आएगी ना, वो फ्रिवोलस पिटीशन को डिस्करेज किया जाएगा और विद हेवी कॉस्ट हुआ करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हर आपको पता है कि जो भी वकील आज हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बन गया था कुछ सालों से कि कोई भी वकील अपने आप को मशहूर कराने के लिए ना एक पिटीशन फाइल कर देता था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और हाँ। वो पिटीशन अमूमन एक्सेप्ट हो जाती थी और उसका नाम बल्ले-बल्ले हो जाता अच्छा। था। लेकिन जब उसे लिटिगेंट एक ऑर्डिनरी लिटिगेंट एंगेज करता था, उसका नाम छपता था, लोग कहते थे वाह-वाह होगी। लेकिन जब ऑर्डिनरी लिटिगेंट उसको एंगेज करता था, तो उसका केस हार जाता था। अच्छा ना सर, एक चीज और बताइए कि ये जो जजों की जानिब से वो जो ये बताया जा रहा है, कोई मतलब एक किस्म की सुलह का पैगाम ही है कि भाई हम कोई मिस एडवेंचर नहीं करेंगे, तो हमें मतलब सिस्टम को जो है वो आप मुतासिर ना करें। तो इसकी वजह क्या थी? देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जब अभी मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो साहब से, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात की थी। उन्होंने कहा था कि जुडिशरी ने हमेशा रेज़िस्ट किया है रिफॉर्म्स को और जुडिशरी हमेशा प्राइम मिनिस्टर बन जाती थी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो जब आपकी ये बात हो तो फिर मतलब इसको चेक करना ज़रूरी है। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपको याद है पिछले जो पास्ट है, उसमें इन्होंने जज चीफ जस्टिसेस को सॉरी प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल दिया, गवर्नमेंट्स गिरा दी, अब इलेक्टेड मिस मेंबर्स एडवेंचर की जो मैं आपको बताऊं वो ये कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उन्होंने एक स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो जजेस कह रहे हैं कि भाई ये आप इलेक्शन की तैयारी करें, ये एक एडवेंचर है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी वो पीटीआई है, उसको जजेस ने कहा जी आप इलेक्शन की तैयारी करें। आपके ख्याल में शायद ये मिस एडवेंचर जो कि इसकी तरफ इशारा किया है जजेस ने, लेकिन गवर्नमेंट तो कि पहले दिन पिटिशंस तो पड़ी रही है वहां पर। गवर्नमेंट को पहले दिन से यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब चेंज ऑफ गार्ड हो
तो साथ ही वो पिटीशन आज जिस वो तरह आजम पिटीशन, सईद खोसा साहब ने फोन किया था, हम भी हाँ, पिटीशन नए आए, हम तैयार बैठे हैं हाँ, पनामा वाले केस। बिल्कुल ऐसा ही हो जाए और जो है ना वो गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाए। लेकिन देखें, एक मैं बात बता दूं, अब जो इलेक्टेड जो पार्लियामेंट है, उनको थोड़ा सा एहसास हो गया कि अपनी पावर को एक्सर्ट करने के लिए, हम्म। अगर ये मेरा एप्रीशिएशन जो ऐसा होना नहीं नहीं वो चाहिए, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की कोई पिटीशन फिक्स होती है तो फिर पार्लियामेंट तो चुप नहीं बैठेगी। वैसे मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के पास ये वो कि अगर उन्होंने लूज कर दिया तो दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा। अजना साहब, ये एक जो है वो शुरू में मैंने एक बात की थी, आपने इशारा किया, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना बता रहा हूँ। लेकिन ये कुछ अफवाह चल रही है कि किसी एक खास जुडिशरी के एक बंदे हैं और उनकी मुलाकात हुई है एक इंटेलिजेंस के एक आला अफसर से, आपने भी सुनी होगी। ये देखें, ये रूमर्स चल रही हैं, लेकिन कहने का बात है कि हमारे पास इसके कोई एविडेंस नहीं है। तो लेकिन मुझे तो जराए ने बताया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास फिर भी अच्छा, एविडेंस है। एविडेंस तो नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ये बात चल रही है कि एश्योरेंस है कि कोई मिस एडवेंचर नहीं होने लगा। अच्छा, वो मतलब जो हम बात कर रहे थे कि सुलह का पैगाम है और मिस एडवेंचर नहीं होगा, तो बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब, आपने, आपके पास वक्त बहुत कम था और आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नवीन, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें बर्दाश्त किया। और जो अभी सूरत हाल ये है कि एक मुझे शेर याद आ गया, और वो ये था कि इज्जो न्याज से तो ना वो आया राह पर, दामन के उसका, दामन के उसको आज हरीफाना खींचिए। लेकिन यहाँ पे जो है कोई सिचुएशन कोई उल्टी जो है वो हमें नजर आ रही है कि हरीफाना खींचते हुए अब इज्जो न्याज जो है उस तक बात पहुंच गई है, सुलह के पैगाम भी भिजवाए जा रहे हैं। देखते हैं आइंदा 2-4 रोज में जो है वो आईनी तरमीम जो है उसका कुछ ना कुछ निकल आएगा, क्योंकि 25 तारीख जो है जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनका आखिरी दिन है, उससे कबल जो है उन्होंने ये प्रोसेस मुकम्मल कर लेना है। आपको अपडेट करते रहेंगे, अब तक के लिए इतनी हिमाकत करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।